सो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आ चुके हैं वापस से अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर लेके, जो कि हमें कंप्लीट करना है। सो अभी हमने डाइजेस्ट सिस्टम पूरा का पूरा पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, सो चलो भाई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ते हैं और रेडी हो जाओ। ओके, सो द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूडिंग द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लिवर और पैंक्रियास। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है ना कि जो गाल ब्लैडर होता है वो ग्लैंड नहीं होती है। ठीक है, तो वो ग्लैंड नहीं होता। ठीक है, गाल ब्लैडर इज़ अ सैक। वो एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, जूस को बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। सो कभी कंफ्यूज मत होना कि गाल ब्लैडर ग्लैंड है या नहीं है। लिवर ग्लैंड है, पैंक्रियास ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सारी की सारी क्या है, ग्लैंड है। ओके, saliva is mainly produced by 3 pairs of salivary gland। तो saliva जो है ना, तुम्हारा जो थूक निकलता है वो 3 पेयर ऑफ ग्लैंड से निकलता है। द पैरोटिड्स, जिसे हम बोलते हैं चीक, द सबमैक्सिलरी, ठीक है, या सबमैंडिबुलर, जो कि लोअर जॉ पे पाई जाती है। देखो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो कहाँ पे होती है, जो तुम्हारे गाल है ना उस तरफ बताई जाती है, कान के थोड़े से नीचे की तरफ, जिसे हम बोलते हैं पैरोटिड्स ग्लैंड्स। द सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर जो ग्लैंड्स है वो लोअर जॉ, मतलब जो तुम्हारा जबड़ा है नीचे वाला, उसकी तरफ पाई जाती है। एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड, सो जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है, बिलो द टंग, जबान के नीचे की तरफ। दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आउटसाइड दी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती है। सिर्फ क्या होता है, जो सलाइवा होता है ना वो सिक्रीट होता है बक्कल कैविटी के अंदर आके। ओके, तो स्लाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। ओके, ये समझ रहे हो, बक्कल कैविटी के अंदर स्लाइवरी जूस आता है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। समझ रहे हो, लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, जिसका वेट होता है 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम। समझ रहे हो, इन एन अडल्ट ह्यूमन, एक हट्टे कट्टे इंसान के अंदर। ऐसा नहीं कि तुम बीमार आदमी लिया और तुम बोलो कि उसके अंदर भाई 1.5 किलो लिवर ही नहीं निकला, सो वो तो बीमार है और वो कमज़ोर है, सो उसके अंदर नहीं होगा। तो उसकी वेट के हिसाब से उसका लिवर का भी वेट होगा। ठीक है, एक अडल्ट के अंदर, जवान के अंदर 1 से लेके 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम तक हमारे को लिवर देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो लिवर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। कभी भी थोरेसिक कैविटी मत बोलना, क्योंकि थोरेसिक कैविटी में नहीं होता भाई, वो जस्ट डायफ्राम से नीचे पाया जाता है, तो वो भाई एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। ठीक है, जस्ट बिलो, यहाँ पे बोल भी रहा, जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज़ 2 लोब्स। ठीक है, इसके 2 लोब्स होते हैं, मतलब लोब्स का मतलब समझ लो 2 हिस्से होते हैं। हिस्से का मतलब समझो 2 पार्ट होते हैं। दी हेपेटिक लोब्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कंटेनिंग, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हेपेटिक लोब्यूल्स है, हेपेटिक क्या है, लोब्यूल्स है, आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लिवर की फंक्शनल जो यूनिट है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो कौन है, हेपेटिक लोब्यूल्स है। जैसे कि मैं बात करूं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो तुम बोलोगे सेल है। ठीक है, सेल इज़ द फंक्शनल है और स्ट्रक्चरल है, जो कि बहुत छोटी पाई जाती है, यूनिट है, एक इकाई है। तो इसी तरीके से लिवर की क्या है, वो है हेपेटिक लोब्यूल्स कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड्स का मतलब समझते हो कि जो बहुत ज़्यादा कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स होती हैं, अरेंज इस तरीके से होती हैं कि एक वो रस्सी की तरह तुम्हारे को देखने को मिलती है। रस्सी समझ रहे हो, रस्सी जो होती है ना, बिल्कुल ऐठी हुई उस टाइप से तुम्हारे को देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्ड्स। ईच लोब्यूल, ठीक है, हर एक हिस्सा, ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिंग टिश्यू शीट। ठीक है, इस गिल्सन कैप्सूल। ठीक है, तो जो हर एक 2 हिस्से ना हमारे पास, एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा। ठीक है, लिवर के, तो दोनों जो हिस्से हैं, जो लोब्यूल हैं, वो कवर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गिल्सन कैप्सूल, गिल्सन कैप्सूल। ओके, द बाइल सेक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स। बाइल सिक्रेट कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, हेपेटिक सेल्स से सिक्रेट कर रहा है, पास थ्रू द हेपेटिक डक्ट
और फिर किससे जाएगा, हेपेटिक डक्ट से ही जाएगा। एंड स्टोर्ड एंड कंसनट्रेटेड इन अ थिन, स्टोर कहाँ पे होता है, कंसनट्रेट कहाँ पे होता है, ठीक है, ये बात हमें पता होना चाहिए कि स्टोर कहाँ पे होता है, मतलब उसको कहाँ रखा जाता है, और कंसनट्रेटेड गाढ़ापन कहाँ से आता है उसके अंदर, तो वो आता है इन अ थिन मस्कुलर, ठीक है, एक थिन मस्कुलर सैक होगा कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पित्ता बोलते हैं, ठीक है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, ओके, तो ये डक्ट बोल रहा है, डक्ट का मतलब वही हो गया जो पाइप्स आ रहे हैं ना, तो अगर गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है उससे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, क्या बोलते हैं हम, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। सो अभी तुम्हारे को ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो बाइल जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, लिवर से सिक्रीट होता है, ठीक है, हेपेटिक सेल से निकलता है, और पास होते हुए कहाँ से, हेपेटिक डक्ट से पास होते हुए कहाँ पर आ जाता है, एक बैग में आ जाता है जहाँ पे स्टोर करा जाता है और कंसनट्रेटेड बनाया जाता है, उस बैग का नाम है गॉल ब्लैडर, ठीक है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है। द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हेपेटिक डक्ट है और हमारे पास कौन सी थी, सिस्टिक डक्ट थी, ठीक है, तो दोनों मिलके क्या बनाती हैं, एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। तो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट मिलके क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। द बाइल डक्ट एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट, देखो क्या बोल रहा है, बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन्स टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम, कहाँ जाके खुलती हैं, ओपन्स होंगी, खुलेंगी ड्यूडेनम में, एज द कॉमन हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट, इसको हम बोलते हैं कॉमन हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि जो बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिल गई, सो अब हम इसको बोलते हैं कॉमन हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट, विच इज़ गार्डेड बाय अ इंस्फिक्टर। तो वहाँ पे भी एक इंस्फिक्टर पाया जाता है, समझ रहे हो, इंस्फिक्टर पाया जाता है, वॉल्व नहीं पाया जाता, जिसका नाम है इंस्फिक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। सो अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। द पैंक्रियास इज अ कंपाउंड, पैंक्रियास क्या है, इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। पैंक्रियास कैसे काम करती है, एक्सोक्राइन भाई और एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करती है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन का मतलब ये हो गया कि एक डक्ट के द्वारा हार्मोन्स को ड्यूडेनम तक पहुंचाए, ठीक है, तो एक्सोक्राइन हो गया। एंडोक्राइन का मतलब हो गया बिना डक्ट से हार्मोन को रिलीज़ कर रही है, जहाँ पे मतलब ग्लैंड से वहीं पे क्या हो रहा है, हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, चारों तरफ फैल गया, तो एंडोक्राइन हो गया, ठीक है। elongated organ situated between the limb of the C-shaped duodenum, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज प्रेजेंट होती है ड्यूडेनम के बीच में, ठीक है। एक्सोक्राइन पोर्शन, ठीक है, एक्सोक्राइन पोर्शन जो है ना वो सीक्रेट करता है एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स, ठीक है। एंड एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देख रहे हो तुम कि जो हमारे पास पैंक्रियाज है वो दो वे में काम करती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन है वो एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस निकालते हैं, एंजाइम्स निकालते हैं, लेकिन जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो सीक्रेट करता है हार्मोन को, और कौन से हार्मोन, इंसुलिन हो गया और ग्लूकागोन हो गया, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागोन तुमने अगर नोट्स पढ़ रहे हो किसी के भी तो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम देख लो, गॉल ब्लैडर इन्होंने शो कर दिया, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे थे, सिस्टिक डक्ट बोल रहे थे, ठीक है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है उसी को हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। और ये आ रही थी डक्ट फ्रॉम लिवर, तो इसको हम बोल रहे थे हेपेटिक डक्ट, ठीक है, लेकिन ये दोनों मिलके अब क्या बन रही, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ओके। सो ये वाली अब कॉमन बाइल डक्ट बन गई। यहाँ पे ध्यान देना कि ये वाली जो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, ठीक है, और जो लिवर से आ रही है उसको हम बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, और दोनों डक्ट मिल गई, सो ये बन जाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट बन जाती है। कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनती है, ठीक है। इन दोनों को मिलने से, इन दोनों के मिलने से जो लास्ट वाली चीज़ देखने को मिल रही है ये इसको बोलते हैं हम कॉमन बाइल डक्ट, समझ रहे हो। कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे आ गई, और यहाँ से पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये वाली जो है ना वो पैंक्रियाटिक डक्ट है, और ये वाली पैंक्रियाटिक डक्ट जाके मिल रही है। सो कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिलके क्या बनती है, हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट, हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट, काफ़ी ज़्यादा डक्ट हो गया इधर समझ रहे हो। और ये ड्यूडेनम हो गया, तो ड्यूडेनम के बीच में पैंक्रियास पाई जाती है, और पैंक्रियास के अंदर दो तरीके से काम होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो है वो एंजाइम्स को, जूस को रिलीज़ करते हैं, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो हमारा हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जैसे कि हार्मोन में कौन सा हो गया बताओ, इंसुलिन और
ग्लूकागॉन। सो अभी हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एक्म्प्लाइज बाय मैकेनिकल एंड केमिकल, 2 बार आ चुका है, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो 2 वे में मतलब पचता है, या तुम बोल सकते हो उसको हम डाइजेस्ट करते हैं मैकेनिकल तरीके से और केमिकल तरीके से हम उसको तोड़ देते हैं। द बक्कल कैविटी परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन, बक्कल कैविटी 2 बड़े काम करती है, ठीक है। मेजर फंक्शन, मैस्टिकेशन, ठीक है, ऑफ फूड, खाने को अच्छे तरीके से मिलाना, एंड फैसिलेशन ऑफ स्वेलिंग, और निगलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, चिकना बना के उसको निगलने में हेल्प करती है। द टीथ एंड द टंग, दांत और जबान तुम्हारी जो है ना, विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा मैस्टिकेट, स्लाइवा के साथ मिला देते हैं। कौन मिलाता है भाई? दांत और तुम्हारी जबान जो है ना वो स्लाइवा के साथ बिल्कुल मिक्सअप कर देता बढ़िया तरीके से फूड को। और म्यूकस इन स्लाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, स्लाइवा के अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, वो चिकनापन लाएगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग। लुब्रिकेटिंग का मतलब हो गया चिकना, एडहेरिंग का मतलब हो गया एकदम जुड़ जाना, एक दूसरे से जो पार्टिकल्स होंगे खाने के तो वो जुड़ जाएंगे। दी मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू अ बोलस, अब हम इसको क्या बोल देते हैं, बोल्स बोल सकते हैं या बोलस बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो, जब तुमने खाना खाया था, मुंह के अंदर खाना रखा, खाने को थोड़ी देर तक चबाया तुमने, अब जो तुम्हारा खाना है मुंह के अंदर वो एक्चुअल में खाना नहीं रहा, वो अब बोलस रहा, क्योंकि तुमने उसके अंदर सलाइवा दे दिया, म्यूकस दे दिया, उसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया, तो अब वो क्या बन गया, बोलस बन गया, ठीक है। दी बोल्स इज देन कन्वेड इनटू फेरिंग्स, कहाँ चला जाएगा, ये फेरिंग्स में चला जाएगा, एंड देन इनटू द ओइसोफेगस, और फिर कहाँ चला जाएगा, ओइसोफेगस में चला जाएगा, बाय स्वेलिंग, निगलते हुए, या डिगुलेटेशन, निगलना ही बोलते हैं, डिगुलेटेशन का मतलब भी निगलना होता है, स्वेलिंग का मतलब भी निगलना होता है, ठीक है। दी बोलस फर्दर पासिस डाउन, जो बोलस है ना वो फर्दर पासिस मतलब वापस से पास होता है डाउन थ्रू द ओइसोफेगस, ओइसोफेगस की तरफ पास हो जाएगा बाई सक्सेसिव वेव्स। कौन सी वेव्स होती है उसके अंदर, सक्सेसिव वेव्स, मतलब मान लो यहाँ पे खाना है तो इस तरीके की वेव बन गई, और इस तरीके से खाने जहाँ पे खाना होगा वहाँ पे मोटा होता चलेगा, और बाकी पाइप जो है ना वो फिर से छोटा हो जाएगा। तो इसी तरीके की वेव्स को हम बोलते हैं सक्सेसिव वेव्स बोलते हैं, ठीक है। ऑफ अ मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, इस तरीके की कंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। द गैस्ट्रोइसोफेजियल इंस्फिंक्टर, जो कि हमने पढ़ रखा है, गैस्ट्रोइसोफेजियल इंस्फिंक्टर कंट्रोल, ठीक है, द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक, जो कि कंट्रोल करके रखता है। द सलाइवा सीक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी, जो सलाइवा निकल रहा था ना ओरल कैविटी के अंदर, कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम और कैलोरीन, सॉरी एक सेकंड रुको, मैं इसको अनहाइलाइट करूँ पहले, तो अनहाइलाइट हो जा भाई। ओके, सो सोडियम, पोटेशियम, व्हाट द हेल व्हाट्स हैपनिंग, आई थिंक ये लेटर्स में नहीं आ रहा है, सोडियम, पोटेशियम और कैलोरीन और HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं सलाइवा के अंदर। एंड एंजाइम स्लैवरी एमिलेज, ओके, एंड लाइसोजाइम एमालाइज, क्या बोलते भाई, एमिलेज, अबे रुको एक सेकेंड, मैं इसका भी प्रोनाउंसिएशन देखूंगा यार, ऐसा पता नहीं क्या होता है कभी कभी, तुमने देखा होगा ना कि तुम सही कर रहे हो लेकिन वापस से कुछ हो जाता है। अभी इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, एमाइलेज, मैं सही बोल रहा हूँ मैं जहाँ तक, डिटेक्ट, ये प्रोनाउंस करेगा ना, क्या बोला इसने, एमिलेज, पता नहीं ये क्या बोल रहा है, खैर आगे बढ़ते हैं। एंड लाइसोजेम, द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्रेडिंग एंजाइम द स्लाइवरी। ये क्या बोल रहा है कि जब तुमने खाना खाया था तो बक्कल कैविटी से ही केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी, मैकेनिकल तो भाई चल रही थी लेकिन साथ ही साथ केमिकल भी स्टार्ट हो चुकी थी। एमिलेज अबाउट 30%, ठीक है, 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड, 30% हमारा जो स्टार्च होता है वो क्या हो जाता है भाई, हाइड्रोलाइज हो जाता है, मतलब टूट जाता है हेयर बाय द एंजाइम, एंजाइम के द्वारा इनटू डाइसैक्राइड मेल्टोज, ठीक है, मेल्टोज में, डाइसैक्राइड किस में टूट जाता है, मेल्टोज में टूट जाता है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन स्लाइवा एक्ट एज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो लाइसोजाइम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तुमने देखा होगा
कि कभी कभी जो कुत्ते होते हैं उनके अगर चोट लग गई है या मान लो उनको किसी कीड़े ने काट लिया है तो वो अपनी ही ज़बान से अपनी ही थूक से उसको चाटते रहेंगे, बार बार चाटेंगे और फिर वो जो उनका ज़ख्म होता है ना वो बैक्टीरिया से वायरस से सबसे बच जाता है और बहुत जल्दी सही हो जाता है। सो समझ रहे हो, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है उसके अंदर। सो ऐसे ही हमारे हमारे सलाइवा के अंदर भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल एजेंट का काम करता है, प्रिवेंट इन्फेक्शन रोकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो स्टार्च लिखा है, स्टार्च को हमने तोड़ दिया किसमें, मेल्टोज में तोड़ दिया, किसके मदद से, स्लैवरी एमिलेज के मदद से। और हमारा पीएच कितना होता है स्टमक के अंदर याद होना चाहिए, ओ सॉरी स्टमक नहीं, माउथ के अंदर कितना होता है, 6.8 होता है। पीएच कितना होता है, 6.8 होता है हमारे माउथ का। ओके आगे देखो, द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक, स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा है वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास 3 मेजर टाइप्स की सेल्स होती हैं जिनका नाम है म्यूकस नेक सेल, विच सेल सेक्रेट म्यूकस। देखो म्यूकस तो याद रहेगा तुम्हारे को क्योंकि हम बार बार म्यूकस पढ़ रहे हैं। म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल वो सेल होती हैं जो क्या करेंगी भाई, सीक्रेट करेंगी किसको, म्यूकस को, सिंपल। ओके सो अभी तुम्हारे को ये पता लग गया ना कि जो म्यूकस है, जो म्यूकस सेल, म्यूकस नेक सेल्स हैं वो क्या करेंगी, वो म्यूकस को रिलीज करेंगे। ओके नेक्स्ट देखो, पेप्टिक और चीफ सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स, चीफ समझ लो, चीफ, चीफ देख रहे हो, नाम को थोड़ा याद रखने की कोशिश करा करो। चीफ का मतलब ऐसा लग रहा है कभी भारी भरकम होगा, ठीक है। तो पेप्टिक और चीफ सेल विच सीक्रेट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। प्रो एंजाइम जिसके आगे प्रो लग जाएगा तो वो एंजाइम कैसा होगा, डीएक्टिवेट होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, डीएक्टिवेट होगा। मतलब पेप्टिक से या चीफ सेल से जितने भी एंजाइम्स निकलेंगे वो डीएक्टिवेटेड होंगे, उनको एक्टिवेट करने के लिए दूसरा एंजाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी प्रो लग जाता है, ठीक है, उसको हम समझ जाते हैं कि ये एंजाइम कैसा है, डीएक्टिवेटेड। जैसे पेप्सिनोजन, यहाँ पे जन लिख दिया उन्होंने, पेप्सिनोजन, इसका मतलब ये अभी क्या है, डीएक्टिवेट है। ओके और आगे हमारे देखने को मिल रही हैं पैराइटल सेल्स जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीनेटिक सेल्स विच सीक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। फैक्टर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये बात बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि ये जो फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो HCl याद रख लोगे तो मेरे को पता है कि HCl कैसे याद रख सकते हैं हम, ऑक्सीनेटिक सेल्स जो है वो HCl को रिलीज़ करती हैं। पैराइटल, ऐसा लग रहा ना कि पैरट है कुछ, पैरट टाइप का, ऑक्स के तरीके का है। तो पैरट और ऑक्सीनेटिक जो सेल्स है वो सेम सेल्स है और ये रिलीज़ करती है HCl को और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज़ करती है। और जो हमारी पेप्टिक और चीफ सेल है वो प्रो एंजाइम्स हैं, पेप्सिनोजन जैसे एंजाइम्स को रिलीज़ करती हैं जो कि वो कैसे होते हैं, डीएक्टिवेट होते हैं। म्यूकस नेक सेल्स म्यूकस को रिलीज़ करेंगी, सिंपल बात। ओके द स्टमक स्टोर द फूड, ओके मेरे को सब हाईलाइट नहीं करना। द स्टमक स्टोर द फूड 4 से 5 आवर तक हमारे को स्टोर रहता है उसके अंदर, ठीक है। हमारा जो फूड है ना वो स्टोर रहेगा 4 से लेके 5 घंटे तक स्टमक के अंदर स्टोर रहता है। द फूड मिक्सेस थ्रोली विथ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट। सो चर्निंग मूवमेंट तो हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे स्टमक के अंदर किस तरीके का मूवमेंट होता है जब खाना पहुंच जाता है। सो हमारे स्टमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट होता है, ठीक है, ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड चाइम, या काइम बोल दो या चाइम बोल दो, ठीक है। सो अभी जो तुम्हारा बोलस था वो माउथ के अंदर बना था, तुमने सलाइवा लिया, तुमने बहुत ज़्यादा मैस्टिकेट किया, उसको मिलाया, अच्छे से एडहेरिंग जोड़ दिया, तो वो अभी कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया, एसिड से गैस्ट्रिक जूस से सबसे मिलने के बाद अब वो क्या हो गया, चाइम बन गया, या काइम बोल सकते हो, ठीक है। स्टमक के अंदर जब फूड आता है तो उसे हम काइम बोलते हैं। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, प्रो एंजाइम का मतलब हो गया ऐसे एंजाइम जो अभी एक्टिवेट नहीं है। पेप्सिनोजन हो गया जिसमें जन लिख के आ रहा है, ठीक है, पेप्सिनोजन। मेरे को कमेंट नहीं करना इस लाइन पे, मेरे को अनहाईलाइट करना है। ओके सो पेप्सिनोजन आ गया यहाँ पे पेप्सिनोजन आ गया ऑन एक्सपोजर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम। पेप्सिनोजन को कौन एक्टिव करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एक्टिव एंजाइम में बदल देगा तब वो हो जाएगा पेप्सिन, जन उसमें से हट जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैसा हो गया, ये हो गया एक्टिव, ठीक है, एक्टिव एंजाइम हो गया, और वो कैसा था, अनएक्टिव एंजाइम था। द प्रोटोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम को हम बोलते हैं प्रोटोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। स्टमक पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन,
पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स। सो तुम्हारे को ये बात पता होना चाहिए कि पेप्सिन जो है वो पहले कैसे फॉर्म में निकला था, इनएक्टिव फॉर्म में निकला था, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में निकला। और जब HCl आया तो उसने क्या करा, पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कर दिया, मतलब पेप्सिनोजन से अब वो क्या बन गया, पेप्सिन बन गया। अब पेप्सिन ने क्या करा, कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन को तोड़ेगा किसमें, प्रोटियोसिस में और पेप्टोन्स में, या हम बोल सकते हैं पेप्टाइड्स में। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, अभी म्यूकस हमारे पास है और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब कौन करते हैं, म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सुक्रेशन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो जो हमारे पास बाइकार्बोनेट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक की लेयर को, ठीक है। किससे किससे प्रोटेक्ट करता है भाई, HCl से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl तो मैं समझ रहे हो एक एसिड है, वो एसिड को कहीं पे भी अगर तुम डाल दोगे तो वो भाई समझ लो जल जाएगा। तो वहाँ पे हमारे को बाइकार्बोनेट एक बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH 1.8, याद रखना हमारा स्टमक का pH 1.8 होता है और माउथ का pH होता है 6.8, ओके। ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन रेनिन, ठीक है, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेनिन इज अ प्रोटोलेटिक एंजाइम्स, रेनिन भी एक प्रोटोलेटिक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, जो कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। ऑफ इन्फेंट, लेकिन ये बच्चों के अंदर होता है, ठीक है, जो छोटे होते हैं ना बच्चे। विच हेल्प इन द डाइजेशन, डाइजेशन करने में मदद करता है। ऑफ मिल्क प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन में भाई, मिल्क प्रोटीन में। तो रेनिन कहाँ पे वर्क करता है, मिल्क प्रोटीन में जाके वर्क करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस मतलब लिपिड की बात चल रही है। आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो छोटे से कम मात्रा में भी, मतलब स्मॉल अमाउंट में लाइपेजेस सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा। समझे क्या, नहीं समझे, आगे बढ़े, ओके। सो अभी हमारे को आगे बढ़ना है। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट, अभी हम पे देख लो, वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। दिस मूवमेंट हेल्प इन अ थ्रो मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विथ वेरियस सेक्रेशन इन द इंटेस्टाइन। देखो हमारे स्टमक के अंदर भी मूवमेंट हो रहा था, ओइसोफेगस के अंदर मूवमेंट हुआ था, ओइसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहे थे, और स्टमक के अंदर कौन से मूवमेंट हो रहे थे, चर्निंग मूवमेंट हो रहे थे। लेकिन अभी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा कोई मूवमेंट का नाम नहीं बताया, बस बता दिया कि यहाँ पे भी मूवमेंट होता है, ठीक है। फूड विथ वेरियस सेक्रेशन इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाई फैसिलिटेड डाइजेशन, ठीक है। द बाइल पैंक्रियाटिक जूस, अभी हम पे देख लो, बाइल आ गया हमारे पास, पैंक्रियाटिक जूस आ गया, एंड द इंटेस्टिशनल जूस, मतलब एक तो पैंक्रियास से निकलने वाला जूस पैंक्रियाटिक जूस हो गया, ठीक है, लिवर से निकलने वाला बाइल जूस हो गया, जो कि स्टोर कहाँ होता है, बाइल गाल ब्लैडर में होता है, और इंटेस्टाइन से निकलने वाला इंटेस्टिशनल जूस आर द सिक्रेशंस, ये सिक्रेशन रिलीज करते हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल, पैंक्रियाटिक जूस और कौन सा भाई, बाइल जूस आर रिलीज थ्रू द हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट। ये जो है ना, ये बाइल और पैंक्रियाटिक जूस है ना, ये कहाँ से निकलेंगे, हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट से निकलेंगे। वही एक डक्ट थी जिससे पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस एक ही साथ निकल सकते हैं, ठीक है। द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन इन एक्टिव एंजाइम, बोल रहा है कि जो पैंक्रियाटिक जूस है वो इनएक्टिव फॉर्म में निकालती है। जैसे कि आ गया हमारे पास ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, ये नाम याद कर लेना अगर याद नहीं है तो। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियसेस, इतने तरीके के एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। ट्रेप्सिनोजन, कीमोट्रेप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस सब इनएक्टिव फॉर्म में, एमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियसेस, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन, ओके, यहाँ तक थे क्या, शायद यहाँ तक थे हमारे पास। मैं एक सेकंड रुको, इसको हाईलाइट करते हैं एक बार को। ओके, यहाँ पे देखो, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज। फिर देखो लैपेज एंड न्यूक्लियोसिस। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होता है किस एंजाइम से, इंट्रोकाइनेज से एक्टिवेट होता है। सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टिशनल मिकोसा, कहाँ से निकला ये, इंटेस्टिशनल मिकोसा से निकला है, क्या निकला है, इंट्रोकाइनेज से,
ठीक है। इंट्रोकाइनेज क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा, किसमें, ट्रिप्सिन में, एक्टिव इनटू ट्रिप्सिन, ठीक है, किसमें बदल देगा, ट्रिप्सिन में, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम इन द पैंक्रियाटिक जूस। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं तुम्हारे को एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकले थे, ठीक है, एंजाइम्स निकले थे। तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियसेस। तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन जो था वो इनएक्टिव फॉर्म में था। इसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए हमने एंट्रोकाइनेज ला के दिया, जो कि इंटरस्टिशियल म्यूकोसा से निकला था। जब ये हमने एंट्रोकाइनेज दिया इसको, तो ट्रिप्सिनोजन किस में बदल गया, ट्रिप्सिन में बदल गया, ठीक है, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स। अब क्या होगा कि जो ट्रिप्सिन है वो एक्टिवेट कर देगा जो बाकी बचे हुए एंजाइम्स हैं, मतलब ये वाले एंजाइम्स, इनको सबको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, एंजाइम्स इन द पैंक्रियाटिक जूस। द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम। बाइल भी कहाँ रिलीज होगा भाई, ड्यूडेनम में रिलीज होगा। कंटेन बाइल पिगमेंट, ओके, कहाँ थे, यहीं थे ना, बाइल पिगमेंट होता है इसमें, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो अगर मैं बताऊं, मैं पूछूं या तुमसे कोई पूछे कि जो हमारा बाइल है वो कौन सा पिगमेंट होता है, तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन होता है। और अगर हम साल्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। देखो यहाँ पे बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड, बट नो एंजाइम्स, कोई भी एंजाइम्स नहीं होता है, बट नो एंजाइम्स। ये बात हमारे को याद रखनी है कि बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होता। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल किस में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को तोड़ने में, फैट को वहाँ से दूसरी जगह पहुँचाने में। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल माइसिलस, किस में तोड़ देगा, माइसिलस, छोटे छोटे पीस बना देगा। फैट अगर तुमने खाई है तो बाइल जूस निकलेगा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक बाइल जूस का टुकड़ा है, ठीक है, वो सॉरी लिपिड का। तो इस छोटे छोटे लिपिड में तोड़ देगा, जिसे हम बोल देते हैं माइसिलस, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, जिससे कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले धोखे से। मतलब तुम समझ रहे हो, बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो फैट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अगर उसे वो चीज़ पता लग जाए कि ये एक्चुअल में फ़ैट है, तो वो कभी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो है ना, बाइल जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, वो क्या करता है, वो उसके ऊपर कोट लगा देता है प्रोटीन की। सो हमारी बॉडी सोचती है अरे ये तो प्रोटीन है, सो इसको अंदर ले लेते हैं। जैसे ही वो अंदर लेती है तो भाई बाद में पता लगता है कि ये तो फैट है। समझ रहे हो, तो धोखा हो रहा है हमारे साथ भी समझ लो। ओके, सो अभी हम कहाँ थे भाई, स्मॉल माइसिल। बाइल आल्सो एक्टिवेट, बाइल क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा किसको, लाइपेसिस को, जो लिपिड को तोड़ने का काम में आएगा। द इंटरस्टिशियल म्यूकोसा एपिथेलियम हैज़ कोबाल्ट सेल्स, ठीक है, विच सीक्रेट म्यूकस, ठीक है, जो कि म्यूकस रिलीज करेंगे, कोबाल्ट सेल्स। द सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकस along with the secretion of the cobalt cells constitute the interstitial juice और सक्कस एंट्रिकस। ये याद रख लेना कि सक्कस एंट्रिकस है या इंटरस्टिशियल जूस है, ये कैसे निकलता है, तो कोबाल्ट सेल्स है और म्यूकस जो है ना वो निकल रहा है, इन दोनों के निकलने से हमारे को सक्कस एंट्रिकस मिल जाता है। दिस जूस कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, इसमें काफ़ी तरीके के एंजाइम्स होते हैं, लाइक डाईसैक्राइडेसेस, ठीक है, एग्जांपल मेल्टेज हो गया इसका, डाईपेप्टाइडेसेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेसेस, ठीक है, एक्सेट्रा। द म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पैंक्रियास प्रोटेक्ट द इंटरस्टिशियल म्यूकोसा। तो पैंक्रियास से निकलने वाला बाइकार्बोनेट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरस्टिशियल म्यूकोसा को, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को, फ्रॉम एसिड से, क्योंकि स्टमक से सीधे खाना किस में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। और जब सीधे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन तो जल जाएगी भाई, समझ रहे हो। तो वहाँ पे पैंक्रियास क्या करता है, बाइकार्बोनेट को रिलीज़ कर देता है, कहता है भाई यहाँ पे खाना आ रहा है, फटाक से बाइकार्बोनेट निकालो और इसको प्रोटेक्ट करो। सो पैंक्रियास अगर नहीं है तो भाई मर जाओगे, वैसे भी मर ही जाओगे यार अगर किसी के पास उसने पैंक्रियास निकाल दी। इंसुलिन और ग्लूकागोन का बहुत बड़ा काम होता है। ओके, एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्केलाइन मीडियम, कैसा मीडियम बना देगी, एल्केलाइन मीडियम बना देगी, और पीएच जो है वो 7.8 हो जाएगा। सो याद करो फिर से वापस से, माउथ में हमारा पीएच था 6.8 और स्टमक में था 1.8 और स्मॉल इंटेस्टाइन में है 7.8। फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज सब म्यूकोसल ग्लैंड या बर्नर ग्लैंड आर आल्सो हेल्प इन दिस, बर्नर ग्लैंड्स भी हेल्प करती हैं इसमें, ठीक है। ओके, आगे देख लो, प्रोटीन प्रोटियोसिस। देखो, प्रोटीन प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स,
पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स इन द चाइम या काइम बोल सकते हो, कहाँ पे टूट जाती है, काइम में टूट जाती है। रिचिंग द इंटेस्टाइन और एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटीलेटिक एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एज गिवन बिलो। अब यहाँ पे बता रहा है कि देखो ये तो ऊपर ही टूट गई है, स्टमक में टूट गई है, लेकिन अभी हम प्रोटीन और पेप्टोन्स और प्रोटीओसिस की बात करते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर आ रहे हैं, हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन रिलीज हुआ था, कीमोट्रिप्सिन रिलीज हुआ था, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज रिलीज हुआ था, जो क्या करेगा, इन सबको प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, डाईपेप्टाइडेज में तोड़ देगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम और हाइड्रोलाइज्ड, काइम कैसा हुआ था, हाइड्रोलाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक एमिलेज, तो पैंक्रियाटिक एमिलेज अब क्या करेगा, इनटू डाइसैक्राइड में तोड़ देगा। तो देखो कार्बोहाइड्रेट इनटू द काइम, जो काइम आया ना उसको अब क्या करना है हमारे को, उसमें से हमारे को कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है। तो पॉलीसैक्राइड्स था जिसे हम बोलते हैं स्टार्च, ये पैंक्रियाटिक एमिलेज आ गया, मतलब हमारी पैंक्रियास से निकलता है एमिलेज, ठीक है। और इसने किस में तोड़ दिया, डाइसैक्राइड्स में तोड़ दिया। फैट आर ब्रोकन डाउन बाय लैपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। अब देखो फैट जो थी वो हमने तोड़ना है, देखो फैट ही है हमारे पास, तो लाइपेजेस किस में तोड़ देगी, डाइग्लिसराइड में तोड़ देगी, और फिर हम किस में तोड़ देंगे, और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देंगे। अब देखो न्यूक्लियस इन द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड पे मतलब डीएनए आरएनए पे भी जाके भाई साहब उनको तोड़ फोड़ देंगे, कहेंगे भाई साहब अब तुम आ गए, अभी हम तुम्हारे को तोड़ फोड़ देते हैं, तुम कितने बड़े सूरमा हो, सबको तोड़ देते भाई, डीएनए आरएनए कुछ भी पहुंच जाए हमारे पेट में, समझ रहे हो, सबको तोड़ देना एक तरफ से, हर चीज़ से हम एनर्जी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस जो है ना वो न्यूक्लियस पे जाके अटैक करता है। सो यहाँ पे देख लो न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लियस क्या करेगा, तोड़ेगा न्यूक्लियोटाइड्स में, फिर न्यूक्लियोसाइड्स में सब मतलब फॉस्फेट बॉन्ड्स, एस्टर बॉन्ड सब तोड़ देता भाई ये। द एंजाइम इन द सक्कस एंट्रिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बर फॉर्म। अब ऐसी फॉर्म बन गई जिसको हम बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दीज फाइनल स्टेप इन डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू म्यूकोजल एपिथेलियम सेल्फ ऑफ द इंटेस्टाइन। ये जो हो रहा है ना, ये जो मतलब स्टेप्स हो रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं, मतलब एब्जॉर्ब होने के बिल्कुल कतई कगार पे आ चुका है, अब एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी बॉडी। तो यहाँ पे देख लो डाईपेप्टाइडेज है, ठीक है, डाईपेप्टाइडेजेज आया है इसमें, SESS तोड़ दिया इसने अमीनो एसिड में। मेल्टोज को मेल्टेज तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज को लैक्टेज तोड़ देगा, ठीक है, एक का फ़र्क है, और फिर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देगा। तो याद रखना है तुम्हारे को सुक्रेज को सुक्रेज तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। सो मैंने तो ऐसे याद रखा था, मैं अपने टाइम की बात करूँ, मेल्टोज जो है ना वो मेल्टेज तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज यहाँ पे टी आ रही है, लैक्टेज आ गया, ठीक है, ग्लूकोज फिर ग्लैक्टोज आ रहा है, यहाँ पे भी टी आ रही है। सो मैंने ऐसे याद रख लिया था क्योंकि यहाँ पे भी ग्लूकोज तीन जगह तो ग्लूकोज कॉमन रहता है, लेकिन दो जगह ग्लूको चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे ग्लैक्टोज आ गया और यहाँ पे आ गया फ्रक्टोज। सो सुक्रोज अगर आ रहा है तो तुम्हारे को इससे भी याद रख सकते हो कि सुक्रोज जो है वो चीनी विनी है, सो ग्लूकोज में तो टूटेगी और फ्रक्टोज में भी टूट जाएगी, ठीक है। फिर न्यूक्लियोटाइड्स आ गए, हमारा वही डीएनए आरएनए, न्यूक्लियोटाइडेसिस तोड़ देगा इसको, न्यूक्लियोसाइडेसिस तोड़ देगा शुगर प्लस बेसिस में। देख लो शुगर बेसिस सब कुछ तोड़ दिया हमने भाई, एक डीएनए की धज्जियाँ बुला दी हैं, समझ रहे हो, एक डीएनए को बनाने में या उसको पहचान करने में कितना इन्वेस्ट लगाते हैं, लेकिन हमारे स्टमक के अंदर ऐसी प्रोसेस है भाई कि डीएनए आरएनए कुछ भी हो ना सबको तोड़ देता है। आगे देखो डाई एंड मोनोग्लिसराइड है जो कि एक लिपिड है, ठीक है, लाइपेसिस आएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, ठीक है, एक फैटी एसिड के अंदर 3 ग्लिसरॉल होते हैं, ओके। सो अभी यहाँ पे देख लो कि सब कुछ हमने तोड़ दिया है, अब ये सारा का सारा हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मेंटोनॉइड अबव अकर इन द ड्यूडेनम रीजन, ठीक है, ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऊपर जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे, ठीक है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल थे, वो तो स्मॉल ड्यूडेनम रीजन में हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन। द सिंपल सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड एब्जॉर्ब कहाँ से होने लगेंगे, जियोजिनम से, ठीक है, एंड इलियम, यहाँ से ऐसा रीज़न आ गया कि जहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। द अनडाइजेस्टिव एंड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब भाई जो तुम्हारे पास खाना था उसमें से तुमने सब कुछ निचोड़ लिया, सब कुछ निकाल लिया, सो अभी जो तुम्हारे पास बचा है वो सिर्फ तुम कहाँ भेजने वाले हो, लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने वाले हो। नो सिग्निफिकेंट, ठीक है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कोई भी मतलब हमारे को देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कि
वो भी डाइजेशन होता है, कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, भाई फंक्शन क्या है फिर, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो भाई लार्ज इंटेस्टाइन दी ही क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने थोड़े से फंक्शन दिखा दिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर्स, ठीक है, पानी का कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ऐसा नहीं कि सब एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर सब एब्जॉर्ब कर लेगी ना तो फिर भाई तुम्हारा जो फेसिस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और टफ बन जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत आने लगेगी। तो कुछ पानी है, ठीक है। मिनरल्स एंड सर्टन ड्रग्स, और जो तुमने दवाइयाँ खाई हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर सकती है। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन एडहरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल, और वहाँ पे सिक्रेट होगा म्यूकस जो एडहरिंग है ना, वो जोड़ेगा वेस्ट को, अनडाइजेस्टिव फूड को जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, पार्टिकल टुगेदर एंड लुब्रिकेशन, और उसको चिकना बना देगा। इट फॉर एन ईजी पास से, जो कि आसानी से बाहर की तरफ निकल सके। समझ पा रहे हो बात को। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड फीसियस, ठीक है, जिसको अब हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते और ना ही उसको अब हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फेसियस। इंटर्स इनटू द काइकम, वो कहाँ चला गया, काइकम में चला गया। फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में थ्रो इलियोकाइकल वॉल्व, बोल रहा ना इलियोकाइकल वॉल्व याद रखना, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फेसियल मैटर। यहाँ पे इसने बोल भी दिया कि जो वो वॉल्व है वो भाई प्रिवेंट, रोकने का काम करेगा कि जो फेसियस है वो वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में ना चला जाए। समझ पा रहे हो। इट इज़ टेम्परेली स्टोर इनटू द रेक्टम, रेक्टम के अंदर जाके टेम्परेरी स्टोर रहता है थोड़े टाइम के लिए, टिल डेफिकेशन, जब तक तुम बाथरूम में नहीं वॉशरूम में नहीं आते हैं। ठीक है, द एक्टिविटीज़ ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिशनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट। ये बोल रहा है गैस्ट्रो इंटेस्टिशनल जो ट्रैक्ट है वो अंडर न्यूरल कंट्रोल में होता है हार्मोन के द्वारा, और सब कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब अगर तुमने खाना खाया तो एंजाइम्स निकल के, एंजाइम्स के बाद HCl, सब कुछ, मतलब बिल्कुल ऐसा ये समझ लो कि लाइन से हर काम स्टार्ट होने लगेगा अपने आप। ऐसा नहीं है कि HCl निकल गया और प्रोटीलिटिक एंजाइम निकल ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन काम करता है सब कुछ, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन, एक करके काम होता रहेगा। दिस स्लाइट स्मेल एंड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन। ये क्या बोल रहा है कि अगर तुम स्मेल भी कर रहे हो, खाना खाने की स्मेल कर रहे हो, तुम खाना अभी खा नहीं रहे हो, तुम्हारे को स्मेल आ रही कि हाँ यार आज बहुत बढ़िया डिश पकी है, तो तुम्हारे ओरल कैविटी में स्टिमुलेट हो जाएगा सिक्रेशन, स्लाइवा। हाँ भाई समझ रहे हो, स्लाइवा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कि अगर तुमने सोच लिया कि हाँ भाई खाना बहुत बढ़िया पक रहा है और खुशबू आ रही है, तो तुम्हारे मुंह के अंदर सलाइवा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिशनल सेक्रेशन आर आल्सो, भाई साहब समझ रहे हो, गैस्ट्रिक जूस भी निकलना, इंटेस्टाइन भी निकलना, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली स्टिमुलेट बाय न्यूरल सिग्नल, ठीक है, सिग्नल के द्वारा। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेटेड बाय neural mechanism both local and through CNS, central nervous system. Hormonal control of the secretion of digestive juice is carried out by local hormone produced by gastric and intestinal mucosa. Okay, समझ गए, बहुत मैकेनिकल और न्यूरिकल दोनों को, मतलब मैकेनिकल और केमिकल दोनों का काम होता है। और यहाँ पे हमारे पास अभी काफ़ी बड़ा चैप्टर नहीं, अभी लास्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स, और ये PEM जो है ना ये आने लगा है आजकल, ये भी पढ़ेंगे, और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो अभी हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया है, तो गाइज पढ़ते रहो यार, एग्ज़ाम अच्छे से निकालना। ठीक है, सो अगर तुम नए हो और तुमने अब तक वीडियो देखी है, सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो भाई। तब आके मिलते हैं अपना एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में। भाई समझ रहे हो, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो चलो तब तक के लिए बाय बाय।